नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा को जल्द नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। जी हां, ये जानकारी हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने रविवार को दी। हरियाणा में कांग्रेस के नेता के सवाल पर सांसद ने कहा कि हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन सदन में नेता कौन होगा इसका निर्णय कांग्रेस विधायक करेंगे। विधायकों ने अपनी अनुशंसा हाईकमान को सौंप दिया है। वहीं हाईकमान की मुहर लगते ही राज्य में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। सांसद जयप्रकाश ने सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम के हाथ में हरियाणा सरकार की कोई भी कंट्रोल नहीं है और ऐसे में सीएम का कंट्रोल दिल्ली से चलता है। रिमोट सीएम के कमर पर होता है, ये चलता दिल्ली से है। लेकिन वही सांसद ने पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को लेकर तंज कसते हुए हिसार में कमल गुप्ता की जमानत जब्त कर चुकी है और वही डॉक्टर कमल गुप्ता पहले किसी न किसी की दया दृष्टि से जाने जाते थे। सांसद ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पीट गई है, हरियाणा की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव धीमी गति से चल रही हैं, बहुत कम मतदान हुआ है, शहर के लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है। इस दौरान उन्होंने हिमानी नरवाल की हत्या पर भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में इससे पहले विपक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सदन में देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जाना बेहद जरूरी है और बिना नेता प्रतिपक्ष का ये मुद्दा उठाना एक तरह से देखें तो संभव नहीं है। और ऐसे में बजट सत्र से पहले कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद ने साफ साफ बयान देते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। तो बजट सत्र से पहले क्या कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुन पाएगी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ रामराजी शर्मा जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से विजेंद्र खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र खोकर जी, शुरुआत आपसे करूंगी। अब देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में आपके सांसद ने यह ऐलान कर दिया है नेता प्रतिपक्ष चुनने का। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे जो नेता है वो भूपेंद्र हुड्डा है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा वो विधायकों के सहमति से चुना जाएगा। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि संसद सत्र से पहले भी कई तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है? बात कर लो एक बार डॉक्टर साहब। एक मिनट आपका सवाल बहुत सारी है। हाँ जी, एक प्लीज एक सेकेंड। जी, मैं बताना चाहता हूँ सपना जी, आपका सवाल था बजट को लेकर और नेता प्रतिपक्ष को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी, देखिए हमारे सांसद जी सीनियर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, सोच समझ के दिया है। हमारी हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में सबसे तगड़ा विपक्ष अगर पूरे देश में है तो हरियाणा प्रदेश में है वो। और रही बजट की बात, तो बजट से कोई हमें इस सरकार से उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार से 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, हरियाणा में भी है और नगर निगम में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है। 11 साल से कोई भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग के लिए कोई विकास हुआ हो तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे भाई रामराज शर्मा जी से चाहूंगा, आज तक 11 साल में अगर महिलाओं का लेके चले, महिलाओं का शोषण होता रहा है, चाहे बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। 2009 के बाद मैं बताना चाहता हूं, आज मैं बता दूं, शेयर मार्केट इतनी डाउन चली गई है, हमारा LIC का पैसा पूरे देश का, पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी LIC के जितने भी उपभोक्ता हैं सबका वो LIC का पैसा भी डूब गया है। कितनी कंपनियां आपने पीछे देखा होगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उस कंपनी का उद्घाटन हुआ था, 70,000 करोड़ का घोटाला, वो कंपनी लेके भाग गई है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का हर
बुजुर्ग, महिला, युवा ठगा महसूस कर रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज तक किसानों की आय दुगनी करने की 2022 तक की बात थी, आज तक किसान धरने खत्म नहीं हुए हैं। 11 साल से बीजेपी की सरकार है। किसानों का धरना, किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। इनकी आय दुगनी तो नहीं, आय कर्जा दुगना जरूर हो। कोई कर्जा माफ नहीं किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। गरीबों को गरीब किया जा रहा है, अमीरों को अमीर किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हो हरियाणा प्रदेश में, अब मैं बता दूं ईवीएम पर वोट प्रतिशत इतना कम क्यों है, वो क्यों हुआ है, इसका भी मैं बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश का ठीक है विजेंद्र जी, अगर इतनी सारी कमियां हैं सरकार में तो सवाल कौन उठाएगा, संसद में कौन बोलेगा? नेता प्रतिपक्ष तो चुनना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल चुनेंगे सपना जी, और नेता प्रतिपक्ष भी चुनेंगे और हरियाणा प्रदेश की हर वर्ग की आवाज भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उठाएगी। जिस प्रकार से पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से हर वर्ग की आवाज उठा रहा हूं, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र में भी उठाएगी। आप देख लेना, क्योंकि विधानसभा का सत्र जल्दी शुरू हो चुका है, हो जाएगा। और बिल्कुल भी हमें बजट से कोई आशाएं नहीं है। इस बजट से 11 साल तक तो हरियाणा प्रदेश की जनता का कुछ भला हुआ नहीं, आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए रामराजू जी, 11 सालों में क्या किया सांसद? देखिए अब हिसार से सांसद ने भी कई सवाल उठाया है, जहां उनका एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री पर लगा है कि कंट्रोल जो है वो दिल्ली से चलता है, भले ही रिमोट मुख्यमंत्री के पास हो। देखो, मेरे भाई ने 3-4 विषयों पर बात करी। एक तो ईवीएम पे करी, महिला शक्ति के ऊपर करी, किसानों के ऊपर इन्होंने बात की, कानून व्यवस्था के ऊपर बात की। मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए जो हमारी सरकार ने किया वो आज तक किसी ने किया ही नहीं। 3 तलाक जो मुस्लिम बहनें थी हमारी, उनकी जिंदगी नरक में हो जाती थी, 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया। 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने दिया। और बीमा सखी योजना लेकर आए हम। अभी हमारा चल रहा है, अभी ये सत्र शुरू हो जाएगा, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना के लेकर आएंगे हम। उसमें लगभग 10,000 करोड़ का हमारा बजट में प्रावधान रखा है। और सबसे बड़ा काम जो हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, मातृशक्ति के लिए, हमारे बहनों के लिए बहुत बड़ा उपहार है ये। और जो हमने किया, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने किया। और हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ा काम तो ये किया है, हमारी बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। और तो 3 तलाक खत्म कर दिए मुस्लिम बहनों के, और जैसे मैंने आपको बताया 33% आरक्षण दिया। अन्य अनेकों योजनाएं शुरू करी हैं। और अभी हरियाणा में, अभी आप बजट सत्र में देखने को मिलेगा, लाडो लक्ष्मी योजना पर मंथन चल रहा है, उस पर हमारी सरकार गंभीर है, वो भी बजट सत्र में हो जाएगा। और जो मेरे भाई ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे गृह विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी, एसीएस होम भी उसमें थी, सुमिता मिश्रा जी, डीजीपी साहब थे उसमें, एडिशनल डीजीपी साहब थे, सीआईडी चीफ थे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण थे, पुलिस कमिश्नर थे। तो मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। उसके बाद में इनकाउंटर भी हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है। इनके टाइम में क्या था, इनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर का सबको पता है। इनके टाइम में गुआना कांड हुआ, इनके टाइम में मिर्जपुर कांड हुआ, एक हमारी दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था,
और सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड हुआ, एक हमारी बहन को तंदूर में भून दिया था। तो ये महिला के बारे में ये जिस तरह से बात करते हैं, सबको पता है ये महिलाओं के मामले में कितने गंभीर हैं। निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड है, इनके टाइम में हुआ, सबको पता है। और जो किसान भाइयों के लिए कह रहे हैं, ये किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, वो जो किसान मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी फौजी के बेटे हैं, हमारे ताऊ जी पहले फौज में थे और इसके बाद में उन्होंने किसानी करी थी। और इन दोनों भाइयों ने भी माननीय हमारे ताऊ जी के साथ में खेत में काम करा है। ये कोई राजा का बेटा नहीं हमारा मुख्यमंत्री, इन्होंने खुद भी किसानी करी है, फौजी का बेटा भी है। और इनकी रगों में देशभक्ति और ईमानदारी कूट कूट के भरी है। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने किसानों को ठगया, इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा देते थे, किसान को डराते धमकाते थे और सस्ते भाव में जमीन हड़प लेते थे, महंगे भाव में ये उसको बिल्डर को बेच देते थे। 1-2 रुपए के चेक इनके टाइम में प्राकृतिक आपदा में आते थे। फसलों का क्या भाव था, हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन जारी किया। किसान तो आज भी नाराज है आपकी पार्टी से? किसान हमारे से नाराज नहीं है। किसान इनके बहकाई में नहीं आया। किसान जो है वो पंजाब सरकार से नाराज है, वहां पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहा है किसान। हमारे हरियाणा का किसान तो खुश है हमारे से, क्योंकि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 6,000 रुपए खाद बीज के मोदी जी साल में उनको दे देते हैं और मुख्यमंत्री जी ने 2,000 रुपए प्रति एकड़ का किसानों को दिया, क्योंकि अब की बार बारिश लेट हुई थी। 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और किसानों के तो सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान तो खुश है और वो तो कहता है भाई हमने तो यह सरकार चाहिए। और किसान खुश है जब तीसरी बार हमारी सरकार बनी, केंद्र में भी बनी, हरियाणा में भी बनी। और जिस तरह से इन्होंने किसान को डरा धमका के किसान को लूटा था, उनकी जमीन सस्ते भाव में हड़प ली थी, महंगे भाव में बेच दी थी। किसानों को याद है, आज किसान का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसके पास में जिंद रोहतक तक का भाड़ा नहीं। और इनके टाइम में क्या होता था, इनके टाइम में तो रोहतक से बाहर के बच्चे नहीं लगते थे, कलोई से बाहर के। क्या और निवासी हल्कों में किसान नहीं बसते क्या, या सारे किसान रोहतक में बसते हैं कलोई हल्के में? और मेरिट में वही आते हैं, कलोई के बच्चे आते हैं। निवासी हल्कों के बच्चों ने क्या कसूर किया? आज किसान तो खुश है, अगर भाई मेरा बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर गस्टेज अफसर लग गया, कोई थानेदार लग गया, कोई डीएसपी लग गया, कोई एचसीएस अधिकारी लग गया। आज किसान तो गदगद है और इनकी बकाई में नहीं आया। अगर परेशान है तो कांग्रेस पार्टी परेशान है, क्योंकि इन्होंने किसानों को खूब बहकाना चाहा। किसान इनकी बहकाई में नहीं आया, क्योंकि किसान जाग चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में रहते हैं। और जिस तरह से किसानों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी दोबारा सीएम बने। किसानों के, मजदूरों के, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, सभी वर्गों का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी और दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। परेशान है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इनमें भागम भाग लग रही है। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के ये 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी, उसके बाद में इनका डाउनफॉल आ गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 5,500 रुपए 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। तो उसके बाद में बहनें गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे दौड़ रही थी, या आगे दौड़ रहे थे, या हाथ नहीं आ रहे थे। जनता में प्रतिशोध की भावना थी, बदले की भावना थी, और जनता ने बदला लिया और स्पष्ट बहुमत से एमएलए में हमारी सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव में 48 सीटें हम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती हमने। और उसके बाद में दिल्ली में हमने 48 सीटें जीती, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका रही, वहां पर इनकी ड्यूटी लगी थी। और मोदी जी का आशीर्वाद, चाणक्य जी की, हमारे अमित शाह जी की चाणक्य नीति, मनोहर लाल जी का बूथ मैनेजमेंट और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद। तो हरियाणा में भी ये छोटी सरकार हमारी बनने जा रही है। इन्होंने पहले हथियार डाल दिए थे, कोई इनकी टिकट लेने वाला नहीं था, ये भाग के नए आदमियों को बका के ले रहे थे, आजा भाई आजा भाई आजा भाई। तो फिर भी इनके मैदान छोड़ के भाग गए थे।
और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, और युवा शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं, जिस तरह से हम जनता की सेवा करें, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। इनका नेता प्रतिपक्ष का अभी तक नहीं हो पाया, संगठन इनका बन नहीं पाया, इनकी पार्टी में आपस में लटम लटा हो रहे हैं। कहीं वो डॉक्टर कात्यायन जी का नाम पीछे आ रहा था, दूसरे गुट ने मना कर दिया, विटो कर दिया। अब मेरे ख्याल में साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आ रहा है, दूसरा इनका गुट उसमें भी नाराज है। चलो इनका इंटरनल मैटर, हमने तो क्या लेना देना इस बात से, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, सभी वर्ग हमारे से खुश हैं, और ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और बहुत बढ़िया बजट होगा। ये जिस तरह से सभी वर्गों से माननीय मुख्यमंत्री जी राय ले रहे हैं, महिला विधायकों की राय ली है, सभी विधायकों की राय ली है, महिला विधायकों ने और बढ़िया राय दी है। और उन्होंने विजेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के भरोसे क्या बीजेपी को घेरा जा सकता है? कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, क्या ठोस योजना है सत्र में रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए सपना जी, कांग्रेस के पास मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। किसी भी, मैंने पहले भी बताया है, कोई भी मेरे भाई बार बार कहते हैं, कभी दिल्ली की सीएम के ऊपर, कभी नरेंद्र मोदी, कभी राम मंदिर, बात आपने हरियाणा पे करी। भाई मैं भाई से यही जानना चाहता हूँ, 11 साल से बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, इन्होंने नौकरी, ये नौकरी के नाम पे ठिकाना भागते हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। अब इस पे ये आंकड़े बता रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति फैमिली का जो बता दूं मैं, कर्जा 4600 रुपए का 2014 में, और 4600 से बढ़कर आज वो कम से कम 9600 रुपए हो गया है फैमिली पे कर्जा। अगर इस बीजेपी की सरकार ने हर फैमिली के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, तो फिर कर्जा बढ़ क्यों रहा है? मैं तो अपने भाई ये जानना चाहता हूँ। हर बार हमारे सीएम ऐसे, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे, अगर हरियाणा के लिए काम किया है, ना तो कानून व्यवस्था कर रहे हैं, हमने कानून व्यवस्था में ये कर दिया, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही। आंकड़े आपने बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा सपना जी, आंकड़े बता रहे हैं। ये आपने भी पूछा किसानों की, ये कह रहे हमने किसानों के लिए क्या कर दिया। हुड्डा साहब के राज में जीरी गई जहाज में, मैं नहीं कहता, ये आप भी इस चीज को आप भी मानते हो कि ये चला था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। 11 साल से किसान धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। अगर किसानों के लिए अच्छा काम करते तो फिर किसान धरने पे क्यों बैठते? महिलाओं के इन्होंने मुंडन तक करवा दिए, शिक्षा कर्मचारियों के। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है विजेंद्र जी, तो ये बताइए कि कांग्रेस अगर जब अच्छा काम कर रही थी, तो फिर बार बार बीजेपी को जनता मौका क्यों दे रही है? जनता मौका बीजेपी को नहीं दे रही। मैं सपना जी मैं बता दूं, ईवीएम मौका दे रही है। अच्छा। ये जो मौका है ईवीएम दे रही है इनको। देखिए इनके खुद इनके मंत्री जी ने, राव नरवीर जी ने खुली सभा में कहा कि आप वोट देना ना देना, भाई वोट बीजेपी को ही करेगा, काम करवाना ना करवाना वो तुम्हारी मर्जी है। इस तरह की बयानबाजी अब करनाल में मेयर के पति है, जो इनके अध्यक्ष भी है, उनका बयान आया है कि हर वार्ड से 1500 वोट हम जीत के आ रहे हैं, मार्जिन बहुत अच्छा हुआ। यानी कहीं ना कहीं इनके नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये ईवीएम और खुद जो वोट प्रतिशत गिरा क्या है हरियाणा की जनता के अंदर, जो वोट प्रतिशत का है, मैं ये सीधा बताना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता ने ये मैंडेट सोच लिया है कि वोट डालने ना डालने, जाती तो बीजेपी भी है, फिर वोट क्यों डालने जाए। इसलिए वोट प्रतिशत कम हो रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जनता का रोष है। भाई इनके खुद नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं और बयानबाजी करते हैं मीडिया के सामने। ठीक है, अगर आपका ये मानना है सर कि हरियाणा में ईवीएम जो है वो कांग्रेस के साथ धोखा कर रही है, इसका मतलब जहां आपकी सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां फिर बीजेपी के साथ धोखा हो रही है, इस बात को मानते हैं आप? इनकी देखिए सपना जी चलती नहीं ना, जहाँ पे जनता बिल्कुल एक तरफा जिता रही है वहाँ इनकी चलती नहीं है। अगर जहाँ हम
2000, 4000, 5000 से हमारी पार्टी का कोई भी विधायक अगर चुनाव जीतता है वही हरा देते हैं उससे इसलिए हमारी हार जीत तो सर एक वोट पे भी हो जाता है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास विजेंद्र जी। रामराजू जी, देखिए अब बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। क्या बीजेपी को लगता है कि एक मजबूत चेहरा अगर बनकर कांग्रेस से निकलकर सामने आती है तो बीजेपी को खतरा है? क्या बीजेपी दबाव महसूस कर रही है? देखो, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। अगर आगे से तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अच्छी बात रहेगी, लेकिन उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर आज तक तो है नहीं। अब कब नॉर्मल फेल होगा, कब राधा नाते जी का नारा दाना चाहिए, तो इनका ऐसे चल रहा है। दूसरा, मैं जिस तरह से मेरे भाई बार बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, इनको हार का ड्रेस बता रहा है और ये पहले बौखला गए हैं और हारते ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इनका घटक दल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने कहा, इनको सलाह दी कि भाई कांग्रेसियों ईवीएम पर रोना धोना छोड़ दो, जो जनादेश मिला है वो आप स्वीकार करो। तो वो तो ये करते नहीं। अब इनको हार का ड्रेस बता रहा है, पहले ये बोलने लगे ईवीएम ये था, ईवीएम वो था, सारा हार का ठीकरा ही ईवीएम पर फोड़ने जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जनहित के लिए कार्य कर रही है तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, अरे भाई मुख्यमंत्री युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सबकी बिरादरी के मसीहा हैं और सबको एक साथ लेकर चलते हैं। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री नहीं कहता हो, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, ये सीएम का रजिस्ट्रेश भी आपका, सब कुछ आपका, तेरा तो उसको अर्पण क्या लगे, मेरा सब कुछ आपका। भाई मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। जनता भरपूर उनको आशीर्वाद दे रही है, 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जगते जनता की सेवा में लीन रहते हैं। तो बताओ, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेगा? हर आदमी मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करता है। जन जन में जिस तरह से वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता देश में ये घबरा रहे हैं, इनका पेट में दर्द हो रहा है। तो ये तो जनता की सेवा है भाई, और जनता तो भगवान का रूप है। हम आपकी तरह जनता जनार्दन को राक्षस नहीं कहते, हम भगवान कहते हैं, भगवान। और जो जनता को भगवान मानेगा, भगवान उसको आशीर्वाद देगा। जब आप राम मंदिर के खिलाफ आपने वहां पे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर आप भगवान राम का आप आशीर्वाद चाह रहे हो, हनुमान जी का आशीर्वाद चाह रहे हो। आप भगवान राम के विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो, सनातन के विरोधी हो। आज सनातन जग चुका है। ठीक है, समय की देखिए बहुत कमी है। विजेंद्र खोखर जी, बस 1 मिनट में अपनी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए सपना जी, मेरे भाई बौखला गए हैं। ईवीएम का मैं बता दूं, खुद हमें अब हमारे यहाँ चुनाव था 2 तारीख का, क्योंकि उसमें भी हम बटन दबा रहे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, बटन दब नहीं रहा था। 3-3 बार 4-4 बार हमने खुद ऑब्जर्वर बुलाए, ये देखो जी काम नहीं कर रहा बटन। मतलब इस तरह की मशीनों में गड़बड़ी, बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, अभी पता चल जाएगा इनके पास कितना जनसंख्या बल है, कितनी जनता चाहती है इनको। बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी होती है, 101% होती है, और ये हमने देखा भी है। हम इसके मुद्दे पे तभी बात करते हैं बार बार। अरे मेरे भाई, कोर्ट में आप गए, आप कोर्ट को आप नहीं मानते, निर्वाचन आयोग, अरे भाई कोर्ट मानी संस्था है। अरे भाई, आपने सारा पैसा डुबो दिया मेरे भाई। आपकी सरकार 11 साल से आपकी सरकार है, सारा पैसा डुबो दिया, कर्जे में डुबो दिया, इस देश को भी, प्रदेश को भी। प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। शिक्षा मजबूत हुए, विदेश में हमारा डंका बजा। इतना रुपया कमजोर नहीं हुआ, आप कह रहे हो स्थिति मजबूत हुई। इतना रुपया अब तक नहीं गिरा जितना आप गिर गया। अरे बहुत मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत है। ऐसे कहने से नहीं होता भाई, आंकड़े बताते हैं भाई जी, आंकड़े बता रहे हैं। डंका आंकड़ों के हिसाब से बताओ ना। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया हम, जैसे हरियाणा भी। ठीक है डॉक्टर नायब सिंह सैनी। ठीक है, समय की बहुत कमी है और आप दोनों का एक खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ हरियाणा में चुनावी शोर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष
चुनने का होड़ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और ये भी सवाल अपने आप में कि क्या कांग्रेस एक मजबूत चेहरा नेता प्रतिपक्ष के रूप में बजट सत्र से पहले सदन में दे पाएगी या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।